जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये सीरीज़ यूपी पीसीएस 2023 का जो प्री होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके साथ ही जो 68th बीपीएससी का प्री होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, साथ में ही किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए जहाँ पर जीएस के या जीके के स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या किसी भी स्टेट का पीएससी हो, इवन कि यूपीएससी के भी काम आएगा। ये बेसिकली ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनसे न सिर्फ आपको पैटर्न पता चलता है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ ही आपको जानकारी भी प्राप्त होती है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होती है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ये इस तरीके का 25वां वीडियो है ये। इससे पहले मैंने 24 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। ठीक है, वो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के वीडियो में मैं इकोलॉजी, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित जो है 30 से 35 प्रश्न हल करवाऊंगा। फटाफट करते हैं इसको, ठीक है, विदाउट एनी डिले। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। देखिए, ये मैंने इसीलिए इसमें यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है, ये विगत वर्षों के प्रश्नों का ये हल प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, उसको हम हल करेंगे, देखेंगे किस तरीके से प्रश्न आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। ये देखिए, राजस्थान में ये पूछा गया है। ये आरएएस में 97 में आया था ये प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न। ठीक है, तो पूछा है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, इसमें ये सही है। अगर आप पढ़ेंगे, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, तो सही है ये। ठीक है, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है, बिल्कुल सही है ये भी। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का भंडार नहीं है। तो ये जो सी है इसी में आपको समझ में आ जाएगा, भौतिक संसाधन है जैविक नहीं है। तो ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जरा सा भी अगर आप सोचेंगे कि पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों तत्व पाए जाते हैं, ठीक, तो ये याद रखिएगा। पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन की क्षमता विद्यमान होती है, बिल्कुल सही है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। तो इसमें देखिए, खाद्य श्रृंखला, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, या फिर आपका ये जैव भू रासायनिक चक्र। तो पूछिए इसमें, सोचिए कि कौन सी है जो कि प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। तो जो मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ठीक है, वो ऐसा पूछ रहा है इसमें कि नहीं होती। बाकी ये देखिए, इसमें भी कोई मतलब नेचुरल ही रहता है। खाद्य श्रृंखला आपको पता है, ऊर्जा का प्रवाह भी, ऊर्जा का प्रवाह सदैव ऊपर की तरफ होता है। ऊर्जा का जो ये पिरामिड होता है ये ऊपर की तरफ होता है, सदैव सीधा होता है। ठीक, जैव भू रासायनिक चक्र भी ये नेचुरल रूप से चलता है। लेकिन अगर कोई मानव द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाया गया है पारिस्थितिकी तंत्र, कोई मानव प्रेरित, तो वो उसमें प्रकृति का नियम नहीं चलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, तीसरा कथन कारण से है। इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखिए, ये आईएएस में 2 बार पूछा गया है ये प्रश्न, 92 और 99 में। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, ये कथन है। और कारण क्या है कि पर्यावरणीय शक्तियाँ एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सही है, इसका ये कारण है, इसी वजह से ये कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में। पर्यावरण के संबंध में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है कथन। तो देखिए, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो पढ़ के पता चलेगा। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल आधारभूत इकाई है जैवमंडल। जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों विद्यमान होते हैं, बिल्कुल ठीक है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। तो हरे पौधे अपने मृत अवयवों को नहीं अपघटित करते। ठीक है, ये अपघटन के लिए अपघटक जीव होते हैं। ठीक है, और अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो बिल्कुल सही बात है। तो यही वाला जो है गलत है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ठीक, वनों को काटने का परिणाम क्या होता है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया, 99 में पूछा गया था ये। वर्षा और नमी में वृद्धि। तो वनों को अगर कटाई होगी तो क्या होगा परिणाम, मिट्टी का क्षरण, अनियंत्रित बाढ़, उष्णता में कमी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो समझ में आएगा कि वन अगर काटे जाते हैं तो मिट्टी का क्षरण बहुत होता है।
और बाढ़ वगैरह जो आप देखते हैं वो इसी का कारण है। तो इस लिहाज से ये प्रश्न जो है, इसका उत्तर जो है वो होगा बी, ठीक, क्योंकि यही यहाँ पे उपयुक्त में से एकदम सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो कैसे, किस प्रकार की हानि होगी भैया? देखिए, वायुमंडलीय परिवर्तन बिल्कुल होता है, प्रदूषण का खतरा बिल्कुल होता है, भूमि संरक्षण वनों के काटने से हानि पूछ रहा है। तो देखिए इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी प्रकार का होता है ये, ठीक है। संक्षरण होता है, संक्षरण, ये संरक्षण लिख दिया है यहाँ पे, भूमि संक्षरण, ठीक है, संक्षरण वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें ये सारे होते हैं। अगर आप वृक्ष और वनों को काटेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए जो आप अंधाधुंध जो विकास की होड़ चल रही है, आप देखिए वही उसी का परिणाम है। आप देखिए जोशीमठ में क्या हो रहा है, पूरे उत्तराखंड में किस तरीके से, या हर जगह कहीं भी देखिए, मनुष्य सिर्फ अपनी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उन्हीं की पूर्ति में लगा हुआ है, प्रकृति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर प्रकृति ने अगर अपना बैलेंस बनाना शुरू कर दिया तो बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए प्रकृति को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि पर्यावरण बनाम जो विकास का मुद्दा है उसमें पर्यावरण को तवज्जो देनी पड़ेगी आपको, नहीं तो ये विकास किस काम का जब मनुष्य की प्रजाति ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? ये कथन ए फिटिंग का है, याद रखिएगा। जीवों के जो पारिस्थितिकी कारक होते हैं उनका योग जो है वो पर्यावरण कहलाता है। तो ये ए फिटिंग, ये इनका कथन है, ये याद रखिएगा, ठीक। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है, पूछा है। ये देखिए एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कहीं भी नहीं पूछे गए हैं, जैसे ये वाला प्रश्न देखिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वाला प्रश्न कहीं पूछा नहीं गया है। ये जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए आगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए भूमि के रूप बिल्कुल है, मिट्टियाँ भी हैं, खनिज भी है, बस्तियाँ। तो ये जो बस्तियाँ हैं ये भौतिक वातावरण का नहीं है, ये अलग से, ये मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? तो ये नवनियतिवादी से अवधारणा से संबंधित है ये, ठीक है। ये आईएएस का प्रश्न पूछा हुआ है, देखिए इस तरीके से पहले प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक। तो ये याद रखिएगा, नवनियतिवादी अवधारणा। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है किससे होती है? भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, आप भौतिक एवं जैविक दोनों से। तो जैसा भी अभी आप पढ़ेंगे, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों से, कि पारस्परिक क्रिया से, ये सारे ही हैं इसमें, ठीक है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील से जो ये तंत्रों का निर्माण होता है। 10 प्रश्न हो गए, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, फटाफट करते हैं। इसमें 35-36 प्रश्न हैं, उसको सारे ही करवा दूंगा मैं आज, ठीक है। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ हो। तो ये देखिए, ये 2004 में प्रश्न पूछा गया था सीडीएस में, इस तरीके से प्रश्न। इसीलिए मैंने बोला कि ये वनडे एग्जाम्स और आपके जितने भी स्टेट पीएससी हैं, ठीक है, स्टेट पीएससी सभी में पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न, बार बार पूछे गए हैं। इसलिए इनको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको हल्के में भी नहीं ले सकते आप, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, कि वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां प्राकृतिक मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तित किया गया हो। तो 50% से कम, यानी कि 50% से अधिक अगर मानव हस्तक्षेप हो गया तो वहाँ पे वन्य क्षेत्र नहीं कहा जाता, फिर वो बदल जाता है। लेकिन अगर 50% से कम है तो उसको वन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये एसएससी 2003 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिस्थापक कौन थे? कार्ल रिटर, ठीक। निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पर्यावरण इन्वायरमेंट से अभिप्राय है, तो क्या है पर्यावरण में, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? तो देखिए इसमें जब पढ़ेंगे, भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ठीक है, ये भी सही बात है, ये पर्यावरण कह सकते हैं इसको। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं, बिल्कुल। आवरण, पर्या आवरण, यानी कि चारों तरफ का जो आवरण होता है मनुष्य के, पर्या आवरण कहते हैं उसको ना।
भौतिक, जैविकी, सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था से अंतः संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था इसको? तो ये काफ़ी पुराना है इस तरीके के प्रश्न, लेकिन आज भी पूछे जाते हैं रिसेंट में। तो ए सतत विकास के रूप में इसको घोषित किया था 2002 को। अभी आप देखिए जो 2023 का वर्ष है उसको मोटे अनाज के वर्ष के रूप में इसको निर्धारित किया है। ठीक है, तो ये याद रखना, मिलेट्स। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। ठीक, तो ये याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले आगे। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है पूछा है, तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो ये सभी चीज़ें जैविक सतत विकास के अंदर में आती हैं। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। क्या कहलाता है टिकाऊ जैव समूह? तो ये आपका कहलाता है चरम अवस्था, यानी जो टिकाऊ समूह है उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं। ठीक, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो भाई किसके लिए बोला जाता है? प्राकृतिक संसाधनों के लिए ही तो बोला जाता है कि इनका आप इस तरीके से उपयोग करें कि नेक्स्ट जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो संसाधन बचे रहें। नहीं तो हम ही अगर वो सारा समाप्त कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या क्या यूज़ करेंगी, चाहे वो जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो, या जितने भी आपके प्राकृतिक अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इसीलिए बोला जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों से ही संबंधित है ये। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो भाई देखिए यहाँ पे परमाणु ऊर्जा में इतने हम अभी सक्षम नहीं हुए हैं, खनिज एवं तेल गैस में भी नहीं है, सिर्फ जो ये हाइड्रो पावर है, ठीक है, ये हाइड्रो जो पावर है इसी में हम देखिए मतलब हमारे जो भारत देश में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है इसी से, जल विद्युत से ही। ठीक है, अभी देखिए जो अभी रिसेंट में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सौर ऊर्जा और बायोमास एनर्जी प्लस आपके विंड एनर्जी, इन सब पे कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो धारणी विकास है उसी के दृष्टिकोण से ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा जल विद्युत, हाइड्रो पावर। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, जाने कितनी बार पूछा गया है। ठीक, 5 जून याद रखिएगा। इस तरीके के दिवस के थीम भी याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी थीम है ना वो थीम जरूर देख लीजिएगा। इस बार की थीम क्या है वो देख लीजिएगा। 2023 में 2022 वाली क्या थी, क्योंकि अभी इस बार 14 मई को है, तो हो सकता है जो 2022 में था उस वही पूछ लें, या 2023 वाला ही पूछ लें। ठीक, जब निर्धारित हो जाए। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो धारणीय विकास है, बिल्कुल है। ठीक है, गरीबी कम करना बिल्कुल है। ये पर्यावरणीय सुरक्षा से बेसिकली पूछा है इसमें, तो पर्यावरणीय सुरक्षा से। वातानुकूलन ये नहीं है। ठीक, कागज़ के थैलों का प्रयोग ये जो है पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये सारे चीज़ें। वातानुकूलन है जो नहीं है, बाकी सब संबंधित है। ठीक, देखिए ये यूपी यूडीए और एलडीए में प्रश्न ये पूछा गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए 2-2 3-3 बार पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको हल्के में नहीं लेना है। जो PYQ है ना, PYQ जरूर देखना है। ठीक है, PYQ, इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को चलाई है कि इसमें सभी नए प्रश्न और जो पुराने आए हुए हैं वो भी सारे तरीक़ों से आपको रूबरू कराया जाए। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मैचिंग में भी आता है, लिस्ट एक तरफ दे देगा, एक तरफ ईयर दे देगा, मैच बताओ, आप मैच करो उसको। तो 1986 में। ठीक, रियो 20 घोषणा पत्र शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, द फ्यूचर वी वांट, ये ऐसे करके था, ये पूछा भी गया था। ये इसमें दिया है PSC छत्तीसगढ़ PSC में आया था, ये UP PCS में भी पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, 2021 में आई थिंक पूछा गया है, या 20 में एक बार पूछा गया है इसमें। ठीक है, थोड़ा प्रश्न अलग टाइप का था वो। ठीक है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20+ सम्मेलन क्या है? तो देखिए अगर आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, किससे संबंधित है ये रियो 20+20। ये देखिए, यह धारणीय विकास पर यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक, ये याद रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि रियो 20 कब हुआ था, ये इसका जो ईयर है वो बताइएगा कमेंट करके। ठीक, 1992 में हुआ था, मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, ठीक है, धारणीय विकास का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में
वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, इन्होंने प्रस्तावित किया था। ठीक, तो ये इसका नहीं है, ये इसके द्वारा नहीं किया गया था, यही पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, गलत है, क्लब ऑफ रोम द्वारा नहीं है। धारणीय विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। देखिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले ये हुए थे गोल्स, ये 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस COP21, ठीक है, COP21, ये इसमें जो है आपका ये चीज़ें निर्धारित की गई थी, और यही चीज़ें जो 17 गोल्स और 169 जो टारगेट है, लक्ष्य, उनको पाने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। वो 17 गोल्स याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। 17 गोल्स आपके मेंस में भी काम आते हैं, चाहे वो कहीं भी आप लिख रहे हो मेंस, चाहे वो यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो या यूपीपीसीएस या किसी अन्य स्टेट का लिख रहे हो, तो वो याद रखिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। वो धारणीय विकास का लक्ष्य जो है वो 2030 तक, ये सही है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 2015 में जो COP21 हुआ था पेरिस में, उसमें ये निर्धारित किए गए थे, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए इस तरीके के प्रश्नों को मतलब गलत ना हो, याद रखिएगा। समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 क्या है, तो उस पर ये धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो बिल्कुल सही बात है, ये एक कार्य योजना है ये, ठीक है। 2002 में जोहान्सबर्ग में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये एजेंडा 21 यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो रियो +20 वाला हुआ था, अभी मैंने बताया 1992 में, ठीक है, वहाँ पे ये आया था, ये एजेंडा 21, तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, ये याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें केवल एक सही होगा, बाकी गलत है। पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी कब आयोजित हुआ था, ये देखिए, अब जैसे रियो अगर आपको पता है कि R20 यानी रियो कब हुआ था, रियो 20, तो रियो 20 वहीं से पृथ्वी सम्मेलन कब मानते हैं कि मतलब 1992 में हुआ था, वो मैंने पहले बताया था अभी आपको, वहीं से +5 +10 ऐसे करके चलता है वो। तो अब उसको पूछ रहा है तो कब हुआ था, 92 + 5 करोगे तो अगर आपको वो ईयर याद है, यानी पृथ्वी सम्मेलन वो याद है पहली बार कब हुआ था, 1992 में हुआ था, तो उसमें 5 साल अगर प्लस कर देंगे तो आपको 97 आ जाएगा, इसीलिए वो पूछा है उसमें, ठीक। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018 से किससे सम्मानित किया गया था, ये मिला था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ये प्रश्न देखिए RO मेंस 2017 का जो हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये नीति आयोग है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये SDGs, देखिए आप SDG इंडेक्स वगैरह भी जारी करता है वो भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य SDG में भारत 2023 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि SDG से प्री में भी प्रश्न बनते हैं और मेंस में भी वो काम आता है आपको लिखने के लिए। कुछ इस तरीके का प्रश्न जो GS3 में या GS2 में प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण से संबंधित, तो उसमें अगर आप SDG का नाम लेते हैं कहीं भी, ठीक है, लिख देते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों की आपूर्ति के लिए या सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा ये चीज़, ऐसे करने पर, या आपने डायरेक्ट लिख दिया SDG 1 की प्राप्ति, कहीं पे आपने अगर देखा कि महिलाओं से संबंधित कोई प्रश्न है और वहाँ पे आपने लैंगिक समानता की बात कर दी, ठीक है, SDG 5 लैंगिक समानता, अगर वहाँ पे आपने बात कर दी, ठीक है, तो वहीं से आपका 1 नंबर प्लस हो जाएगा, जैसे ही आपने लैंगिक समानता में SDG 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद होने चाहिए, मुझे याद है, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ जैसे फटाफट, ठीक है। तो ये आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, 17 के 17 याद कर लीजिए। 2030 तक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आज से लेकर के अभी जो 7-8 साल हैं उनमें ये आपको हर जगह काम आएंगे, तो वो उनको याद कर डालिए पूरा। 17 हैं, उनको बहुत आराम से याद किया जा सकता है, ठीक है, मैंने करवाया भी है, देख लीजिएगा आप, ठीक। तो जो इसमें 5वां लक्ष्य मैंने बता दिया लैंगिक समानता से है। SDG 6 जो है ये सभी के लिए पानी की उपलब्धता से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अब इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन सा ये जो लक्ष्य दिया हुआ है कौन सा क्या है। जैसे SDG 7 है, ठीक है, SDG 7 किससे संबंधित है, तो ये सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा यानी सतत ऊर्जा एक तरीके से कह सकते हैं, उससे संबंधित है ये SDG 6। SDG 6 जो है वो जल से, ये जो इसका उत्तर हो गया, और 7 बता दिया ये क्लीन एनर्जी से, ठीक। SDG 8 क्या है, SDG 8 आपका है जो उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि, ठीक है,
कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। और SDG 9 क्या है? SDG 9 है आपका उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं। 10 में आती है जो अन्य असमानताएं हैं, यानी कि जेंडर इक्वालिटी के अलावा जो अन्य असमानताएं हैं उनको दूर करना, वो 10 में आती हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अभी मैं सारा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप चीज़ों को अपने आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है SDG पे, तो उसको भी देख सकते हैं आप। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। ठीक, तो और इसमें पूछा है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। ये 2019 का प्रश्न है, ये IAS का। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों सही हैं ये कथन। ठीक है, जो ये कथन दिए हुए हैं, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, और ये जो कुक्कुट होते हैं इनसे भी नाइट्रोजन यौगिक मुक्त होते हैं। तो ये तीनों सही हैं, याद रखिएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी। पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म कणिकाओं जो माइक्रोबीट्स होती हैं, ठीक है, के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ये भी 2019 का प्रश्न है। ये समुद्री पारतंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का प्रमुख कारण है। ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो ये जो पहला है ए, ये समुद्री पारतंत्रों के लिए हानिकारक होती हैं। देखा होगा आपने, बहुत बार न्यूज़ में भी रहती हैं माइक्रोबीट्स। ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं, ये समुद्री उसमें पारतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। यूपी 2019 का, देखिए PCS में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, ये सारे पूछे गए ही प्रश्न हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो जो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण होता है उसी को कहते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, कारण आपको बताना है। कथन कारण में से सतत विकास मानव समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इस तरीके के प्रश्न जो कथन कारण वाले आते हैं उनको इसी तरीके से हल कर लिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आप भी पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे पढ़ा, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, तो उसका कारण में अब आप उसको आगे इस तरीके से पढ़िए, क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो बिल्कुल सही। ठीक, इसीलिए ये जरूरी है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, कथन कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है वो। इस तरीके से प्रश्नों को पढ़ा जाता है। ये जो कथन कारण वाले हैं ऐसे ही पढ़ेंगे तो हो जाएगा, आपका करेक्ट आ जाएगा आंसर। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं है? देखिए, HDI की गणना में जीवन प्रत्याशा भी है, शिक्षा भी है और प्रति व्यक्ति आय भी है, लेकिन ये सामाजिक असमानता ये नहीं आता है इसमें, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी होगा। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? यानी कि ऐसा इसमें से कौन सा है जो कि पर्यावरण का वर्गीकरण नहीं है? परिचालन, भौतिक, सांस्कृतिक और जैविकी। तो देखिए, भौतिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है और जैविकी। इसके पहले जो प्रश्न पढ़ा था उसमें आपको ये इसकी व्याख्या समझ में आ जाएगी। परिचालन पर्यावरण छोड़ के बाकी ये तीनों, देखिए यहाँ पे आपको मैंने शायद बताया भी था। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले पेज, पहले वाले में देखिए, ये देखिए यहाँ बताया था ना, इसमें भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्र से निर्मित होता है पर्यावरण। तो वही चीज़ यहाँ पे अलग तरीके से थोड़ा पूछ लिया गया है। तो वही सामान्यतः पर्यावरण को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जा सकता है। और कौन सा है जो नहीं है? तो देखिए, भौतिक हमने पढ़ा, जैविकी भी हमने पढ़ा, सांस्कृतिक भी पढ़ा, परिचालन पर्यावरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से ये 36 प्रश्न मैंने इसमें आपके करवा दिए हैं, महत्वपूर्ण। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको PYQ इससे जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित हैं उनको करवाता रहूँगा मैं। ठीक है, अभी 2-3 वीडियो इसी से संबंधित आएंगे फटाफट। इसकी PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी। इसकी PDF चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको निकाल लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी दी हुई है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।